This meeting is being recorded. Done. चलिए डन। ठीक है भैया, स्टॉक का अमाउंट निकाला कैसे जाता है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट अ गुड प्राइस। आई रिपीट, हाउ टू कैलकुलेट अ गुड प्राइस, और इनफैक्ट कौन सा स्टॉक अभी के टाइम पे खरीदना बेटर है, राइट। याद रखना, याद रखना जो चीज मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अगले 10-20 महीने के बाद में पैटर्न चेंज हो जाएगा। मतलब आप समझने की कोशिश करना। आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या कोई वैल्यू निकालते हैं तो किस बेसिस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अगर वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, यहां किसी प्राइस की बात कर रहे हैं, पर इस बार जो प्राइस हम चार्ट को देख के नहीं डिसाइड कर सकते। याद रखना, एक बात बताइए, क्या जितने भी लोग हैं सभी को चार्ट्स पढ़ना आता होगा? जो पैसा लगाते हैं मार्केट में या मान लीजिए एफडी में या कहीं भी पैसा लगाते हैं, क्या उन्हें चार्ट्स देखना आता होगा? राइट। आप समझे नहीं जट भाई, आप समझे नहीं कि वो चेंज हो जाएगा तो क्या फायदा समझने का। मैं पूरा बोलने देता हूँ पूरा, क्यों मैं एक बात, सभी को जरूरी ये पढ़ना है। 100 में से हो सकता है दोस्त 70-80% लोग को चार्ट्स देखना ही ना आता हो, पर वो फिर भी इन्वेस्ट करते हैं। मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ सर। अब मैंने क्यों बोला कि 10-15 महीने के बाद ये चेंज हो जाएगा, मतलब क्या है सर। अब जैसे आप खुद कभी ना कभी देखते होंगे, एकदम इस चार्ट के एकदम बॉटम पे आओ, ई लिखा है, ई ई। सर इनका मतलब होता है अर्निंग्स। हर 3 महीने मतलब हर एक क्वार्टर के बाद अर्निंग्स आती है, राइट। अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए जब आपने फंडामेंटल एनालाइज किया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस पर्टिकुलर अर्निंग के अकॉर्डिंग, कभी आप लोगों ने देखा है भाई मेरे स्टॉक की अर्निंग्स तो बहुत अच्छी आई है बट मेरा, राइट, मेरे क्या कहते हैं स्टॉक की अर्निंग बहुत अच्छी आई है, अर्निंग बहुत अच्छी आई है, बट मेरा स्टॉक फिर भी फॉल कर गया बहुत ज्यादा, 2%, 3%, 10% या 20% गिर गया। कभी आपने नोटिस किया होगा, राइट। लाइक टाटा मोटर्स, अभी अभी हाँ इसे भी अच्छा एग्जांपल ये बताऊं। टाटा मोटर की अर्निंग बहुत अच्छी आई थी, राइट, बट फिर भी स्टॉक गिर गया। अब जैसे देखेंगे, अब यहाँ टाटा मोटर को देखो, टाटा मोटर को अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ क्या लिखा है कि भाई सरप्राइजली 26% समथिंग कुछ करके आया है, और बाकी आपकी जो रेवेन्यू है आपके इसमें इतना 13%, 17 मतलब -13 बिलियन रुपीज या डॉलर जो भी है उसका मतलब आपको लॉस देखने को मिला है। तो कहने का ये मतलब है कि इनको आपको नहीं पढ़ना है, रिपीट ये आपके किसी काम का नहीं, मैं भी बता रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जिस फॉर्मूले से आप एक तरीके से ये जान सकते हो कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक किसी पर्टिकुलर चीजों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। अब जैसे मान लो मुझे टाटा मोटर में आज पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अब मैंने क्या किया भाई, 20 महीने के बाद ही काम नहीं करेगा, मतलब जो चीज मैं भी बता रहा हूं, आज हो सकता है एज टाटा पावर टाटा मोटर की आज की वैल्यू हो सकती है 600 रुपये, कितनी हो, कितनी हो दोस्तों, हो सकती है 600 रुपये हो। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, आज के फंडामेंटल रिपोर्ट्स और आज के टाटा पावर के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा मान के चलिए 600 रुपए का टाटा पावर होना चाहिए था या टाटा मोटर होना चाहिए था, और आज वो चल रहा है 958। तो मुझे बताइए क्या ये टाटा मोटर जो स्टॉक आप देख पा रहे हैं, क्या दोस्तों ये आपके लिए एक तरीके का महंगा स्टॉक अभी खरीद रहे हो या सस्ता स्टॉक है? एक बात बताइए, आप सोचिए और मुझे बताइए क्या ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। अगर आज इसकी वैल्यू 600 रुपये होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कि भाई आज वैल्यू इसकी 600 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टुडेज अर्निंग्स। अब 6 महीने के बाद हो सकता है कि टाटा पावर सॉरी टाटा मोटर हो सकता है 6 महीने इसी दौरान बीता रहे, इसी के अंदर चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और हर एक अर्निंग बता रही है 600 600 600 600, और अचानक से एक अर्निंग आती है मान लीजिए 2 साल के बाद में ऐसी कि जिस अर्निंग और उसके अब बताऊंगा आगे उसके अकॉर्डिंग आज टाटा पावर की वैल्यू 900 रुपए ही होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो, अर्निंग अच्छी आती चली गई, स्टॉक वहीं कंसोलिडेट करता चला गया, प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगा। असर में वही बता रहा हूँ ना कि 600 कैसे पता चलेगा कि 600 होना चाहिए 700 होना चाहिए। आपने कभी किसी स्टॉक को देखा होगा, जैसे मैं कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल दिखाता हूँ कि काफी स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो पूरे साल तक कंसोलिडेट करते हैं, काफी साल तक कंसोलिडेट करते हैं, राइट, और उसके बाद वो अचानक से फटते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कुछ स्टॉक चल के ही नहीं देते? देखना जैसे बाटा इंडिया। अब हिमांशु भाई, यस यस बताइए।
अब कोई भी जैसे कोटक महिंद्रा बैंक कितने सालों से बढ़ा ही नहीं है, देखो मतलब 2021 से 2024 तक कंसोलिडेशन है, और ये फिर अचानक से बढ़ जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक अचानक से कभी 10-20 हजार पे चला जाएगा, राइट। मैं बता रहा हूं, सभी का बताऊंगा, अभी मैं आपको एक दो स्टॉक का बताऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, क्लियर है, डन। और याद रखना हर 3-4 महीने के अंदर में हर, अरे मैं तुम्हारा नहीं बताऊंगा कि कैसे देखते हैं, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, उसमें कोई देखो जो चीज है वो है। अब देखिए, हाँ क्रॉन्टन की तरह सही बोल रहे हो भाई। अभी ध्यान से समझना, देखो होता क्या है, इस इंडस्ट्री में तीन चीजें होती है, राइट। तीन चीजें होती हैं, सबसे पहला चीजें होती है दोस्तों आपकी ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या होता है, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग, जो आपने कमाया वो भी एक पर्टिकुलर शेयर पे, राइट, ओके, बेसिकली बाय स्टॉक की वैल्यू। हाँ मतलब अब मेरी बात समझ, जैसे भी आप इसे प्रिटेंड करना चाहो कर सकते हो, अब मुझे बताने, मैं बताने क्या चाहता हूँ। अर्निंग आपने करी, पर्टिकुलर एक शेयर पे आपने कितना पैसा कमाया, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक 100 रुपए था, सुनना ध्यान से, 100 रुपए था, 100 रुपए का शेयर अब मान लीजिए 200 रुपए चला गया, चला गया, ठीक है, 100 रुपए का शेयर कितना चला गया, 200 चला गया, तो हमने कितना कमाया, 100 रुपए कमाया, मतलब 100 पॉइंट कमाए, दिस इज नॉट द ईपीएस। अब मान लीजिए, देखो जो मैं बता रहा हूं हो सकता है उसका फॉर्मूला अलग है, बहुत ही अलग आता है, जब आप कैलकुलेट करते हो उसमें सेल्स आपका, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन आपका, इंटरेस्ट, सब कुछ काट कूट के फिर जाके ईपीएस बनता है। मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, मैं इतना ज्यादा फंडामेंटल नहीं जा रहा, बस ऊपर ऊपर से बताऊंगा, सो दैट आपको उसका आंसर मतलब आपका मीनिंग पता चले, ठीक है। और आपने मान लीजिए इसके 100 शेयर ले, ठीक है, आपने कुल पैसा कितना कमाया, 10,000 रुपीज कमाया। अब यहां क्वेश्चन है कि आपने आपने इस पूरे 10,000 रुपए में पर शेयर पे कितना कमाया, आपने पर शेयर पे कितना कमाया, एक शेयर पे आपने कितना कमाया दोस्तों, कितना कमाया, 100 रुपए, कितना कमाया, 100 रुपए आपने एक शेयर पे कमाया, तो दैट्स कॉल योर ईपीएस, क्या होता है, दैट्स कॉल योर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आपने उस पूरे दौरान में कितना कमाया। पर जो अर्निंग पर शेयर होता है वो बेसिकली आपकी कंपनी का आता है, कि कंपनी ने एक पर्टिकुलर शेयर रुपए के ऊपर कितना प्रोवाइड किया, इन व्हाट टाइम फ्रेम। अरे नहीं प्यारे भाई, रिपोर्ट्स हर 3 महीने में आती है ना, आपके 4 क्वार्टर होते हैं दोस्तों, जैन सॉरी गलत बोल दिया, आपका बेसिकली फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड जनवरी फरवरी मार्च, ओके। सर आप ईपीएस पर देखो, ईपीएस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अब आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है, पहले आता था अलग से। ईपीएस चाहो तो उस कंपनी की फंडामेंटल रिपोर्ट से निकाल लो, जब कंपनी अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करती है ना, तो उसके साथ में बहुत बड़ा मतलब 56-57 पेज का एक पूरा रिपोर्ट शेयर करती है आपके साथ में, कि आप वहां जाके भी ईपीएस निकाल सकते हो, उसका देख सकते हो, चाहो तो किसी वेबसाइट पे जाके भी ईपीएस देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर 3 महीने का भी ईपीएस आता है दोस्तों, ठीक है। और एवरेजली एक फाइनेंशियल ईयर का भी ईपीएस आता है, ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर का भी ईपीएस आता है। इन दोनों में दो प्रकार के ईपीएस होते हैं, एक होता है बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस का मतलब होता है जिससे आप जनरली आइडिया लगा सकते हो, यही ओरिजिनल ईपीएस के नाम से, क्योंकि कहीं आप काफी बार देखेंगे कि अब जैसे मैं अभी वेबसाइट का तो ये ट्रेंडली वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है ट्रेंडली, राइट, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, नीचे आ जाओ। अभी आप यहाँ नीचे आएंगे तो हर एक कंपनी का रिपोर्ट्स भी दिया हुआ है, देखो एक होता है स्टैंड अलोन। अब आप पूछोगे मैं स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड किस में देखे, देखिए स्टैंड अलोन का, जैसे कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन का मतलब क्या था समझना, मुझे बताइए टाटा, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा लाइक और क्या बताऊं मैं तुम्हें, मान लो टाटा केमिकल, टाटा पोर्ट्स, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। अब ये सारी कंपनी किस किसकी है, ये क्या सारी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों, बताइए क्या ये सारी की सारी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, हर एक कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा, मैंने अपने मन से एक कंपनी बना ली टाटा पोर्ट, एक तरीके से कंपनी लिस्टेड है, तो मतलब हर एक कंपनी का एक इंडिविजुअल स्टेटस है, उस इंडिविजुअल स्टेटस का मतलब होता है स्टैंड अलोन। मतलब अगर आप किसी कंपनी का इकट्ठा, एक ही कंपनी सिर्फ टाटा
पावर की, आप पावर सिर्फ टाटा पावर का अगर डेटा देखना चाहते हो तो सिर्फ स्टैंड अलोन आता है। और अगर मान लीजिए दोस्तों, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है कि क्या टाटा पावर, टाटा मोटर, टाटा कंपनी, टाटा पोर्ट, क्या ये अलग अलग कंपनी है? एक्चुअली में है तो टाटा ग्रुप की ना, है तो टाटा ग्रुप की ना सारी कंपनी। ये है एक्चुअली में पेरेंट कंपनी। देखिए जो माँ बाप होते हैं ना उन्हें बोलते हैं पेरेंट। जैसे आपके फादर साहब, आपकी मदर, राइट, आपके क्या हो गए, पेरेंट है। तो टाटा ग्रुप आपके पेरेंट हो गए, और उनके बच्चे हो गए टाटा पावर, टाटा मोटर, टाटा टीसीएस, इस तरीके से। जब आप उनके बच्चों की बैलेंस शीट, उनके प्राइस निकालोगे तो उस टाइम आप देखोगे स्टैंड अलोन, सिर्फ स्टैंड अलोन देखोगे। ओनली टाटा पावर की ही मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ टाटा पावर की ही बात। जब मैं यहां कंसोलिडेटेड की बात करूंगा, तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंसोलिडेटेड, तो उसमें हम फिर टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं। वी विल कंसिडर ईच एंड। अब एक और चीज, यहां स्टैंड अलोन का मतलब टाटा ग्रुप नहीं है दोस्तों। टाटा ग्रुप कोई स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि टाटा पावर के नीचे भी काफी कंपनियां हो, तो वो स्टैंड अलोन है। ठीक है, जब आप टाटा ग्रुप का स्टैंड अलोन देखेंगे तो एक ओनली टाटा ग्रुप। और फिर अगर आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो फिर आपका टाटा पावर, ये सभी होगा। तो इस चीज में प्लीज ये मत सोचना कि रवि भाई कंसोलिडेटेड का देखें या स्टैंड अलोन का देखें। ठीक है, ये समझ लेना। मतलब स्टैंड अलोन मतलब उस कंपनी का, सिर्फ उसी कंपनी का ऑपरेशन। कंसोलिडेटेड का मतलब वो कंपनी प्लस उसके सारी सब्सिडियरी। अब जैसे आपने ब्लिंकिट का नाम सुना है, ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का नाम सुना है। सर आपको कोई वेबसाइट पे नहीं जाना है, ट्रेंडली पे आना है, और ट्रेंडली के नीचे सारे आपको डिटेल मिल जाएंगे। सर ब्लिंकिट पता है किसकी कंपनी है, किसने एक्वायर किया है? जोमैटो की। अगर मैं जोमैटो को देखूंगा तो जोमैटो का देखूंगा, सिर्फ स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड की बात करूंगा, सिर्फ जोमैटो की बात हो रही है। अगर मैं कंसोलिडेटेड ऐड कर दूंगा तो इसमें ब्लिंकिट का भी रिपोर्ट्स ऐड ऑन हो जाए। भले ही वो भैया लिस्टेड हो या नहीं हो। आपने कभी नोटिस किया है कि भैया जोमैटो आपका प्रॉफिटेबल है, पर आपकी सब्सिडरी जिसको मैंने एक्वायर किया वो मुझे लॉस दे रही है? कभी नोटिस किया आपने? अभी जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, अब ये एसबीआई है। एसबीआई की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं एसबीआई की बात करूंगा तो स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूं। अब एसबीआई 1,28,000 समथिंग आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आपने कितना माल बेचा। आई रिपीट, कितना माल बेचा, सेल्स, दैट्स कॉल्ड टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, सेल्स का। अब बाकी इसमें और भी जानना चाहो देख सकते हो, अदर इनकम भी आ जाती है। अब यहाँ 1,28,000 है। अब कंसोलिडेटेड जाऊंगा तो वो आ गया। अब देख रहे हो ये फिगर बदल गया। ये फिगर क्या हो गया, बदल गया। 1,28,000 से ये फिगर कितना हो गया, 1,64,000। कैसे हो गया, समझ में आ गया आपको कैसे हो गया दोस्तों? दिमाग में आ गया इस बात को लेकर के? इसी क्वार्टर का जब रिजल्ट हमने देखा तो ये बढ़ गया। मतलब इसकी पूरी टोटल कंपनीज ने मिलाकर के 1,64,000 रुपए कमाए हैं, और बाकी सिर्फ स्टैंड अलोन मतलब इकलौता एसबीआई ने सिर्फ 1,28,000। तो बाकी कंपनी ने कितना कितना कमाया। तो इस प्रकार आप इस तरीके से देख सकते हो। आपको इन सभी को नहीं देखना है, ये आपके किसी काम का नहीं है। आपको नेट प्रॉफिट से भी किसी काम का नहीं कि इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया। आप एक और चीज देख सकते हो, कंसोलिडेटेड जाओगे तो असलियत में इसका 11,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। मैं रुपए की बात कर रहा हूं, मैं करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर नॉट अबाउट इन करोड़, इन रुपीज। यहां देखो लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है करोड़ की बात हो रही है, पर मैं रुपीज की बात कर 11,000 रुपए का एसबीआई ने, मतलब पूरी एसबीआई ब्रांच ने पूरा 11,000 रुपए का लॉस किया। पर इकलौता एसबीआई ने 9,000, मतलब इसकी ज्यादा दूसरी कंपनी जो उन्होंने ज्यादा अच्छा कमा के दिया इस तरीके से। अब यहां आप देखेंगे दो कंपनी है। देखिए, एक आता है आपका ईपीएस टीटीएम, और एक आपका आता है ईपीएस सिंपल बेसिक। तो आपको कौन सा ईपीएस यूज करना है जब आप स्टॉक को वैल्यूएट करोगे? सिर्फ आप इसको यूज कर लो, सिर्फ आप इसको यूज कर लो, बेटर है। इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं। ये 24 आप देख रहे हो। अभी इस नोटिस करना, इस स्टॉक में मतलब एसबीआई कौन सा है, एसबीआई स्टैंडअलोन को देखो सर। एसबीआई स्टैंडअलोन ने हर महीने कंटिन्यूली, अगर आप देखेंगे तो हर 3 महीने में कंटिन्यूली इसने अच्छा पैसा कमा के दिया। अभी देखो दिसंबर के, अब देखना दिसंबर से मार्च में एसबीआई के शेयर्स की वैल्यू देखना, जस्ट एसबीआई को देखना दिसंबर से, आपको समझ में आएगा। दिसंबर से रैली जब स्टार्ट हुई थी, दिसंबर से मार्च, और मार्च कौन सा, 31 मार्च तक की बात हो रही है। ठीक है,
तो दिसंबर ओवर होगा, पर यहाँ से दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, मार्च, तो यहाँ जनवरी स्टार्ट हो गया आपका यहाँ। अब जनवरी से उसने मार्च तक कितना कमा के दिया, देखिए मार्च तक उसने इतना कमाया, देख रहे हो 18% आपका क्या उठा, SBI 18% ऊपर गया। तो ये तो गारंटी इसने कमा के दिया होगा इस क्वार्टर में, ये तो गारंटी इसने कमा के दिया होगा, तो इसने 23.2 का ईपीएस कर दिया, राइट। तो ये हर क्वार्टर के अकॉर्डिंग, अब मान लो मैं इसी क्वार्टर को एज अ रेफरेंस लेकर के कैलकुलेट करूं कि अगली बार मेरा क्या वैल्यू आएगा और अगली बार मेरे को क्या लगता है कितना पैसा कमा के दे, देखिए सर अगले अगले 3 महीने मुझे कितना रिटर्न देगा वो नहीं पता लगा सकते आप, सिर्फ आप इतना लगा सकते हैं कि आज एसबीआई का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्या 821 क्या सही भाव है भी या नहीं, ये चीज अपने को पता होना बहुत जरूरी है, वो आज के भाव से पता चल जाता है, ठीक है। एक आता है ईपीएस, समझ में आ गया ईपीएस का काम क्या होता है, समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि कंपनी को 23.2 रुपए का फायदा हुआ है हर एक पर्टिकुलर शेयर पे, या फायदा करा के दिया है कंपनी, ठीक है। यहां तक कहानी ठीक क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कहानी ठीक है। फॉर्मूला क्या है हुआ इसमें, अब भैया आपको फॉर्मूले से मतलब नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ सिंपल नॉलेज के लिए बताया कि ईपीएस का मतलब क्या होता है, आगे फॉर्मूला बताऊंगा सिर्फ एक, ठीक है। ईपीएस के बाद में आता है दो चीजें दोस्तों, क्या आती है, दो चीज। अब यहां जब एक होता है दोस्तों आपका प्राइस टू बुक रेशियो, और एक होता है, राइट, वैल्यू कैसे पता चलेगी कि शेयर सही है, मैं सर भी आने दो, मैं तुम्हें पहले इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ कि आपका राजमा चावल बनता कैसे, राजमा लगेगा, छोले भी आएंगे, राइस भी आएगा, पानी भी डलेगा, कुकर भी होना चाहिए, गैस भी होना चाहिए, मैं पहले उसे इंग्रेडिएंट को एक बार इकट्ठा कर लूँ, वरना राजमा चावल नहीं खा पाओगे, तो खिचड़ी बना के चले जाओगे, तो पूरा सुन, ठीक है। राजमा चलो जो भी है, ठीक है। अभी प्राइस टू बुक रेशियो एक होता है और एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इन दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए भाई, दोनों में ना बहुत छोटा सा माइनर एक थिन लाइन थी, वैसे कहने का मतलब है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी मैं जनरली, अगर देखो, अगर आप लोग दोबारा सुनना, आप लोग बेसिकली ऑन एन एवरेज वैल्यू इन्वेस्टिंग में जाते हैं, मतलब जिसे वॉरेन बफेट जी है, वॉरेन बफेट का आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, अब वो बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के राजा है, मतलब इन्वेस्टर के राजा हैं, किंग है, लाइक दिस। तो वो जनरल टू जनरल प्राइस टू बुक रेशियोज को ज्यादा देखते हैं, क्यों, प्राइस टू बुक रेशियोज का मतलब क्या होता है, अब यहां समझने का बहुत प्रयास करना। कभी आप कितने भी नॉन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, मैं उनकी भी बात कर लूं, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के मैं उनकी बात कर लूं, राइट। आपने वर्ड तो सुना ही होगा अपने जिंदगी में कि बैलेंस शीट करके कुछ होता है, कभी ना कभी आपके कभी ना कभी पाला पड़ा होगा, बैलेंस शीट कुछ करके होता है, बैलेंस शीट, राइट। इस बैलेंस शीट में ना दो चीजें लिखी होती है, पहला लिखा होता है आपके पास कितना कितना सामान है, सामान मतलब जिसमें आपका चेयर कुर्सी पैसा कैश बैंक में सब आ जाए, राइट, उसे हम बोलते हैं एसेट्स, मतलब आपकी संपत्ति आपके पास कितनी है, उस बैलेंस शीट में बताता है कि आपके पास आज के टाइम पे कितनी कुल संपत्ति आपके नाम पे है, मतलब आपकी कंपनी के नाम। और एक और चीज दिखाता है कि कुल कितनी संपत्ति के विरुद्ध में आपने कितना पैसा उठाया हुआ है, उठाया हुआ मतलब आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है, या कुछ भी किसी प्रकार का भी जो पैसा आपका नहीं पर आपने किसी से उधार लिया। तो ये होता है दोस्तों जिस कुल संपत्ति, और उस संपत्ति के बिहाफ में आपने कितना पैसा लिया, हो सकता है उस संपत्ति को खरीदने के लिए लिया हो, या हो सकता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए लिया हो, कंपनी को बढ़ाने के लिए। तो बैलेंस शीट में दो चीजें आती है जिनका नाम होता है एसेट्स, और दूसरा नाम लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है कि अब आपको पे करना पड़ेगा, एसेट मतलब ये आपकी धरोहर, आपकी धन संपत्ति, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पीई जो पी रेशियो उसमें भी एक काम होता है, पर पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है यहां समझने क्वेश्चन। प्राइस मतलब एक स्टॉक का प्राइस, वो एक अलग चीज है, प्राइस ऑफ बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब यहां क्या होता है, देखिए जितनी, मान लीजिए मेरी संपत्ति है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल $100 मिलियन, मेरे पास में $100 मिलियन की संपत्ति है, और मैंने उसके बिहाफ में $25 मिलियन का कर्जा लिया है, समझना, मैंने $25 मिलियन का कर्जा लिया है, $100 मिलियन की मेरी वर्थ है,
तो मेरे पास कुल कितना वैल्यू बढ़ा। अगर मैं आज अपनी एसेट्स बेच देता हूं कुछ, तो मेरे पास 75 मिलियन क्या हो गया दोस्तों। मोटा मोटा मैं कहूं, अगर साफ साफ कहूं तो मेरी एक्चुअल नेटवर्थ 75 करोड़ है। सही बात है ना। कंपनी की असली वर्थ कितनी है आज के हिसाब से? तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की असली वर्थ तो 75 करोड़ है। सही बोल रहा हूं दोस्त? अगर आप देखो, अगर मेरे पास 100 करोड़ का बंगला है और 25 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो अगर मैं 100 करोड़ के बंगले में से 25 करोड़ को हटा देता हूं, तो मेरे पास 75 करोड़ की सारी कुल संपत्ति है। तो मुझे इससे क्या पता चलता है कि क्या कंपनी स्टेबल है? क्या कंपनी स्टेबल है? इसे दिमाग में लाओ। क्या कंपनी स्टेबल है? यस, कंपनी भाई स्टेबल है। कंपनी क्या है? स्टेबल है। स्टेबल मतलब अगर कल में कोई क्राइसिस भी आ जाता है, तो कंपनी के पास 75 मिलियन डॉलर है, उसको एडजस्ट करना। देखिए ये जो एसेट है ना, ये एसेट का मतलब है दोस्तों, वो एसेट्स की हम बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कभी घटेगी नहीं। मतलब ये प्राप्त है। ये लोन बढ़ सकता है पर ये घटेगी नहीं। तो मतलब मेरे को ये पता चल गया ना, राइट। स्टेबल है पर लॉस में है। नहीं, स्टेबल लॉस कैसे हो सकता है? 100 मिलियन में से आप कैसे लॉस होगा बताओ। चलो वो भी मैं भी बात कर लेता हूँ। क्लियर हो गया? चीज समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया। तो पीबी रेशियो का कैसे कैलकुलेट होती है हमारी? हमारी कैलकुलेट होती है पीबी रेशियो आपकी कुल संपत्ति, लाइबिलिटी आर मोर देन एसेट्स। नहीं, लाइबिलिटी तो 25 मिलियन होगी ना, और एसेट 100 मिलियन हो गया, तो 75 मिलियन आपका नेट नेट बचेगा। बाकी तो नो डाउट वो शेयर वैल्यू, जो 75 मिलियन अब बचा है वो शेयर वैल्यू से इन्वेस्ट होगा। अब आपको बता दूं, ये पीबी रेशियो भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है दोस्तों। अब आपके बैलेंस शीट में ना 3 भाग होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कभी भी कि बैलेंस शीट मेरी मैच नहीं हो रही। बैलेंस शीट में 100 रुपए का घपला, 1000 रुपए घपला, कभी सुना है ना आपने? तो बैलेंस शीट में 3 भाग होते हैं। एक होता है कुल संपत्ति आपके पास कितनी है, जिसको बोलते हैं 100 मिलियन डॉलर। अब कुल संपत्ति आपने कितना लोन लिया हुआ है? 25 मिलियन डॉलर। अब क्या मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? क्या मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई? अभी मेरे पास 75 मिलियन डॉलर का अभी भी घपला बाकी है। इस घपले को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? ये आता है 75 मिलियन डॉलर। दोस्तों, हो सकता है कि मैंने शेयर से उठाए हो सकता है ना भाई, कि मैंने 75 मिलियन कहां से कमाए थे? भाई 100 मिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बैलेंसर। तो कैसे कमाऊंगा? तो मैंने ये 75 मिलियन डॉलर आप रिटेल लोगों से, शेयर मार्केट से आईपीओ लॉन्च करवा करके मैंने इन्वेस्ट करना है। तो ये 75 मिलियन डॉलर राइट नाउ अब यूज होगा मेरा पीबी रेशियो। अब इसका मेरा कोई काम। नाउ द 75 मिलियन डॉलर्स, राइट। अब 75 मिलियन डॉलर्स जो मेरे पास आए हैं, क्योंकि देखो मेरे को शेयर प्राइस से मतलब है, तो शेयर प्राइस तो मुझे यही पता है। क्लियर है अभी यहां तक का? क्या यहां तक का क्लियर है दोस्तों? बताइए, यहां तक का क्लियर है? यहां तक का क्लियर है प्यारे भाई? बता दो प्लीज। अब यहां जाता है कि 75 मिलियन डॉलर्स, 75 मिलियन डॉलर, 75 मिलियन डॉलर्स आ गए। अब मेरे पास, मैंने अपनी कंपनी के आईपीओ में, मैं सर इसके बारे में अगर यूट्यूब अभी आपको ना गूगल पे सर्च करूंगा और एक एग्जांपल दिखाऊंगा, मेरे एग्जांपल से वो भी अच्छा लग जाएगा कि 75 मिलियन डॉलर से मैंने कंपनी के कितने शेयर डाइल्यूट किए। मतलब मैंने आप लोग को शेयर तो दिए होंगे ना भाई। 75 मिलियन डॉलर के ब्याज में मैंने कोई शेयर तो तुम्हें दिए होंगे, आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स। उस स्टॉक्स को से डिवाइड करते हो, जो वैल्यू निकल के आएगी दैट्स कॉल्ड योर प्राइस टू बुक रेशियो। उस रेशियोज को हम बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। कि अगर ये कंपनी एक, मतलब 1 से ज्यादा मिली, तो ये कंपनी एक वेल्दी प्लस फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टिंग है। मतलब अगर आप इसमें आज पैसा लगाते हो, आज अगर इसमें पैसा लगाते हो दोस्तों, तो आपको कोई भी दुख नहीं होगा। आई रिपीट, आपको कोई भी दुख नहीं होने वाला। क्लियर है? आपको कोई भी दुख नहीं होने वाला कि पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, अगर 1 रुपए से ऊपर होता है किसी भी स्टॉक का, ये मान लो अपने माइंड में, मैंने तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा दिया कि कैसे होता है।
पर इसका होगा क्या, इसका मतलब ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी वैल्यू को देखो आज के टाइम पे ना, जब मैं बताता हूँ, जब हम इन्वेस्ट करते थे ना, हम इन्वेस्ट मतलब जब हम किसी के लिए ऑन एन एवरेज बैलेंस शीट बनाते थे सर, उस बैलेंस शीट के टाइम पे ना सर, हमारे को कंपनी की रिपोर्ट्स में से सारे डेटा निकालना पड़ता था, और उसको बैठ करके उसकी बैलेंस शीट, तो चलो उस टाइम पे थोड़ी किस्मत हमारी अच्छी थी कि हम उस टाइम बैलेंस शीट बनी बनाई मिल जाती थी, वरना काफी टाइम तक हम अपनी उनकी बैलेंस शीट भी बनाते थे, राइट, हम उनकी बैलेंस शीट भी बैठ बैठ के बनाते थे, ठीक है, और बैठ के बनाने के बाद में पूरी निकालने के बाद फिर जाके पता चलता था, हम अपने इन्वेस्टर को बताते थे, वो भी ऑलमोस्ट एक हफ्ते की स्टडी के बाद में, कि सर आपकी ये कंपनी वेल्दी, आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो कैसे होता है, अब मैं आपको चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू, जस्ट एन एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ, ठीक है, एक राइट, पीवी रेशियो वर्सेस पी रेशियो, अब मैं इस एग्जाम्पल पे आने वाला था। अभी अभी पी रेशियोज, अभी आगे बताता हूँ पी रेशियोज कैसे होता है। पी रेशियोज का मतलब समझ रहे हो, पी रेशियोज का मतलब क्या हुआ, पी रेशियो का मतलब होता है कंपनी के स्टॉक्स को हम अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। इस पी रेशियो से हमें हिस्टोरिकल आपका वैल्यूएबल, आई रिपीट वैल्यूएबल और इनवैल्यूएबल स्टॉक्स का पता चलता है। मतलब रवि भाई, इसका मतलब ये पता चलता है कि ये स्टॉक आज कितना होना चाहिए था, एक रफ एग्जांपल के थ्रू। और पीबी रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि बुक वैल्यू पर शेयर। अभी कैसे आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, वो अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। चलो ठीक है, अगर ये समझ। अब पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो मार्केट का आज का प्राइस क्या चल रहा है और बुक वैल्यू को डिवाइड कर दो, आपका पीबी रेशियो आ जाएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया होगा, मेरे एग्जाम कभी कभार कुछ चीजें होती है कि वो ऑलरेडी लिखी लिखाई होती है, देखिए ऐसा इसमें ये एग्जांपल है, मैंने ये एग्जांपल कोट किया था। 100 मिलियन की एसेट्स है आपकी बैलेंस शीट में, जिसमें से 75, आपका $75 मिलियन की आपकी क्या आ गई दोस्तों, लाइबिलिटी, मतलब खर्चा 75 मिलियन हो गया सर, मतलब लाइबिलिटी। आपके एसेट 100 मिलियन हो गए, आपका बचा हुआ क्या, बचा हुआ 25 मिलियन क्या है, 25 मिलियन आपके शेयर प्राइसेस से आएंगे, ठीक है। अब ये 25 मिलियन ही मेरे काम में आने वाले हैं। अब 25 मिलियन में क्या हुआ, 10 मिलियन के आपने जो स्टॉक उठाए थे, मतलब मार्केट से 25 मिलियन जो मार्केट से आपने उठाए आईपीओज में, वो आपके शेयर आउटस्टैंडिंग है, जो शेयर ऑलरेडी फ्लोटिंग है मार्केट में, जो आप खरीद रहे हो ना आज के टाइम पे। मतलब मान लीजिए ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो हो जाते हैं जो कंपनी में अभी भी फ्लोटिंग चल रहे हैं, जो आप लोग आज के टाइम पे खरीद सकते हैं शेयर मार्केट से। आप पूरी कंपनी का 51% के ऊपर जितने भी शेयर है, 49% शेयर जो कंपनी की, जिससे 49% शेयर कंपनी ने 25 मिलियन उठाए, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। उन शेयर को 25 मिलियन से मैंने 10 मिलियन को डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। 25 मिलियन को मैंने टेन मिलियन से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया बताओ। अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो ढाई ढाई डॉलर। तो मेरी आज की बुक वैल्यू कितनी आ गई, बुक वैल्यू मतलब मेरा एक पर शेयर मेरा कितने का था उस टाइम पे जब मैंने आईपीओ निकाला, ₹2.5। ₹2.5 बुक वैल्यू आ गई मेरी। बुक वैल्यू का मतलब क्या, मैंने क्या किया दोस्तों, ₹2.5 पे आईपीओ निकाला था। आप ये मान के चलो माइंड पे, ऐसा जस्ट एग्जांपल के, ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि ₹2.5 का मैंने आईपीओ निकाला था, मतलब मैंने 10 लाख शेयर आप लोगों को बेचे आईपीओ में ₹2.5 के हिसाब से। तो मुझे क्योंकि 25 मिलियन की जरूरत थी, तो मुझे अपने बैलेंस शीट मैच करना था, ऐसा मान लो। अब आपका प्राइस आज क्या चल रहा है शेयर का, शेयर का आज का प्राइस चल रहा है मान लो ₹10। तो 10 को 2.5 से डिवाइड कर दो, मेरे को कितना आ गया बताओ, कितना गया, ₹4। तो मेरा ₹1 से ऊपर आ रहा है, तो इससे पता क्या चल रहा है मेरी कंपनी की वर्थ कितनी है, बहुत ज्यादा। अब मैं तुम्हें एक सिंपल भाषा में बताऊं, सिंपल भाषा में बताऊं, यहाँ क्या रामायण बची भैया। पीवी रेशियो का मतलब एक्चुअली में ये देखा जाता है कि अगर उस कंपनी का बुक वैल्यू से ज्यादा अगर शेयर है पर्टिकुलरली, तो वो कंपनी क्या दिखाती है अपने आप को, क्या दिखाती है, क्या दिखाती है बोल दो, स्टेबल। क्या दिखाती है, अगर एक कंपनी का बुक वैल्यू मतलब आज के टाइम पे अगर उसका ₹2 का स्टॉक है और उसकी वैल्यू चल रही है ₹5, तो वो एक स्टेबल कंपनी दिखाएगी अपने आप कि ये कंपनी इन फ्यूचर 10-20 ईयर्स के बाद में स्टेबल मतलब खड़ी रहेगी, आज को देखते हुए, कल की किसी को नहीं। ये कंपनी आपको ये बताती है, ये रेशियो आपको ये बताता है। अगर वो रेशियो
आपका 1 से ज्यादा है तो वो एक स्टेबल कंपनी, ठीक है। जितना ज्यादा बुक वैल्यू उतना अच्छा, मतलब यस, यस। अगर जितना वो ओवर प्राइस नहीं होगा, नहीं नहीं सर, बुक वैल्यू का मतलब है कि आपकी कंपनी की एक्चुअली वर्थ कितनी है। क्या मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं क्या वो वर्थ है। सर इसे ये नहीं पता चलेगा कि उस कंपनी के पास एक्चुअली जो वर्थ है वो रियल है या नहीं। सर यहां तो आपको यही पता चलेगा। सर क्या इसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता क्या? मुझे एक बात बताओ, कैसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता पीवी रेशियो? प्रैक्टिकली सोचो, हो सकता है। हो सकता है कैसे? भाई मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर में दिखा दूं कि भाई 200 मिलियन की मेरे पास में एसेट है, कैलकुलेट करा दी, ऑडिट हुआ, कैलकुलेट करा दी। 100 मिलियन मैंने कर्ज, मतलब 150 मिलियन मैंने कर्जा लिया था, 25 मिलियन मतलब 50 मिलियन मैंने आप लोगों से उठाए, काम खत्म। अब 50 मिलियन मैंने कॉस्ट से उठाए और मैंने कितना दिया? 2.5 रुपए, ठीक है। 2.5 रुपए के हिसाब से मान लो 10 लाख के हिसाब से 5 आ गया, आपका 5 आ गया। 5 रुपए के हिसाब से आपने पर शेयर आ गया, और आज आपका स्टॉक चल रहा है 200। तो आप क्या देखोगे उसमें? 5 को डिवाइड करो, क्या देखोगे उसमें? बताओ मुझे, फटाफट बताओ। तुम्हें तो ये दिखेगा ना भाई, उस स्टॉक की वैल्यू आज के वैल्यू से 40 गुना ऊपर है। तो मतलब भाई कल में क्राइसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, 20 साल के अंदर में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो 40 रुपए अपनी कंपनी डूबेगी नहीं, बट बनी रहेगी। इसलिए वॉरेन बफेट एक्चुअली में जो वैल्यू इन्वेस्टिंग इनकी बुक है, मतलब बेंजामिन ग्राम की, वो जनरली पी रेशियो और पीवी रेशियो के अंदर में यही बताते हैं कि पीवी रेशियो हर एक बंदे को देखना चाहिए अगर वो 20-25 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कि अगर मैं जिस कंपनी में लगा रहा हूं एटलीस्ट पता तो चले कि मेरी कंपनी की वर्थ कितनी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, अब अडानी, किसी ने देखा है अडानी? चलो अडानी का कोई कंपनी, अडानी पावर, अडानी पावर देखो, अब आपको समझ में आएगा बोले। अडानी पावर को देखो, अडानी पावर का पीबी रेशियो देखो, ये देख रहे हो 5.7 पीबी रेशियो, 5.7 है। अब इसका बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है देखिए, अडानी पावर बुक वैल्यू, ठीक है, बस इतना लिख दिया मैंने, अदानी का बुक वैल्यू लिख दिया, यहाँ आ जाए। पी रेशियो में थोड़ी देर में बताता हूँ, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल की वेबसाइट से ले रहा हूँ, जस्ट एज हैबिचुअल एग्जाम, ठीक है। अब वो है नहीं, वो एक अलग चीज है, आपको थोड़ा डिटेल जाओगे जब देखो, इन्वेस्ट करो एक ही बार करोगे। अभी 13 रुपए दिखा रहा है ना पी, देखो आप क्या दिखा रहे हैं, 13 रुपए दिखा रहा है ना आपको। अरे यार हेड पे ऐड आ जाती है ना, अच्छा, ये 13 रुपए दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? अब आपको पहले एक बार वो देखना पड़ेगा, निकल तो जाएगा पी पी रेशियो, बट मुझे बुक प्राइस आप वगैरह। दोस्तों कितना चल रही है? दोस्तों ये कितना चल रहा है बताइए? बुक वैल्यू पर शेयर कितना है आपका? कितना है? 48.49, कितना है? 48.49, मतलब एक्चुअली में असलियत में असलियत में इस कंपनी की वर्थ कितनी है जब स्टार्ट हुई थी? कंपनी की वर्थ कितनी है जब ये स्टार्ट हुई थी? ये 48.49 रुपीज के हिसाब की थी। आज इसका शेयर कितना है? 636 रुपए। अब इसको आप खुद कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा यही आसपास निकलेगा। 636 डिवाइडेड बाई 48.49, कितना हो गया? 13 यार। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, साफ साफ सीधी सीधी बात, सिंपल सिंपल बात, सिंपल सिंपल बात, सीधी सीधी बात। अब मुझे बताओ कि मुझे अच्छा लगेगा आपसे। एसेट अगर मान लीजिए 100 मिलियन है, एसेट मान लीजिए 100 मिलियन है, लाइबिलिटी 25 मिलियन है, और 75 मिलियन मेरे पास में शेयर है, शेयर प्राइस। ध्यान समझने में बहुत बहुत बड़ी बात कर रहा हूं दोस्तों। क्या बैलेंस शीट हमेशा ऐसी रहेगी? क्या बैलेंस शीट हमेशा ऐसी रहेगी दोस्तों? दिमाग लगा के मुझे बताइए, क्या बैलेंस शीट हमेशा 100, 25, 75 ही रहेगी? बताओ। दिमाग में लग गया ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? अब तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, रवि भाई कि हमेशा ऐसे रहेगा भाई, तो क्या ये प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा घटता रहेगा? क्या बुक का प्राइस हमेशा बढ़ता घटता रहेगा? सही बोल रहा हूं? तो इसका मतलब क्या है?
हर 3 महीने में आकर के इसका बुक वैल्यू चेंज होता है। क्यों होता है अब मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर 3 महीने के अंदर में कंपनी अपनी बैलेंस शीट डिफाइन कर। तो ये मत सोचिएगा कि सर इसकी वैलिडिटी एक बार देख ली तो भाई बस एक नंबर है, लगा के छोड़ दे पैसा, नहीं। ठीक है, क्लियर है? क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। आप इसे क्वार्टरली भी चेंज कर सकते हो या मंथली भी, आप जिस हिसाब से अपने स्टॉक को एवरेज कर। सर मैंने स्टॉक एज नहीं देखा है, राइट? ठीक है, रुक जा भाई, मैं आपको यहाँ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, आपको वो खुद देखो। जब मैंने तुम्हें सिखाया तो एटलीस्ट थोड़ा वेरीफाई तो करो। अगर नहीं दिक्कत है मुझे बताना, मुझे कोई टेंशन नहीं, बट एटलीस्ट अगर देखो तो सही तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ भाई मैंने क्या देखा ही नहीं देखा। क्लियर है? आपका जय प्रकार इंफ्रा भी बता दो एक बार। चलो वो भी देख लिया, समझ में आ गया। पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है? पीबी रेशियो मतलब कैसे हो गया? पीबी रेट सर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड इस रेशियो से नहीं पता चलता। मैं भी बता दूं, इस रेशियो से सिर्फ ये पता चलता है कि तुम्हारी कंपनी क्राइसिस के टाइम पे भी अपने आप को हैंडल कर पाएगी या नहीं। ये कंपनी की वर्थ बताता है, तुम्हारे घर के अंदर में 100 करोड़ रुपए है। आज पता चल रहा है कि तुम्हारी वर्थ है, तुम किसी भी क्राइसिस को झेल सकते हो। कल ने मान लो तुम्हारे बच्चे हुए जुआ खेल लिया और सारा उड़ा दिया, तो कल का नहीं कह सकते पहले भाई। आज की करंट डेट के अकॉर्डिंग इस कंपनी में पैसा लगाता हूं जिसका नाम अडानी पावर है, तो मेरे को नाराज नहीं करेगा लॉन्ग। आगे जाकर के हर 3 महीने में अगर मैं स्टॉक को वेरीफाई ट्रैक करता रहूंगा तो डेफिनेटली आई विल मेक अ गुड 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 मींस वेरी गुड मनी। चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पेटीएम का शेयर दिखाता हूँ। पेटीएम का नाम सुना है ना आप लोगों ने? 197 कम्युनिकेशन। अब एक बात बताओ, सब छोड़ो, इस कंपनी का पीवी रेशियो कैसा है? इस कंपनी का पीवी रेशियो कैसा है? 1.7। भाई साहब क्या बात है, इस कंपनी की भी वैल्यूएशन है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? आपको एक्चुअली में, चलो मैं पेटीएम का शेयर दिखाता हूं तो समझ में आएगा। पेटीएम का असलियत में जब आप यहां खुले थे ना पेटीएम में, तो उस टाइम पीवी रेशियो आपका कितना होगा? खुद सोचो, दिमाग लगाओ यार। आपकी कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग कितना होगा सोचो। मतलब आपको ये नहीं लगता कि पेटीएम थोड़ा और गिर करके वो अपनी कॉस्ट पे आ जाएगा? एक्चुअली में पेटीएम का असलियत शेयर तो 200 का होना चाहिए था। असलियत में प्रैक्टिकली सोचो ना। आप ये देखो, कहीं और मत जाओ, मैं आपको पेटीएम का बुक वैल्यू शेयर दिखाता हूं। पेटीएम बुक वैल्यू शेयर। अब जैसे बुक वैल्यू कितने तो करोड़ों में दिखा रहा है, बुक वैल्यू पर शेयर, राइट? बहुत चीज समझने की है। जैसे पीवी रेशियो इतना, बुक वैल्यू कितने रुपए का है बताना मुझे, कितने का है? कितने का है? इसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है मार्केट में? एक्चुअल वर्थ कितनी है इसकी मार्केट में बताने का? पेटीएम की एक्चुअल वर्थ है 205 रुपए। समझ में आ गया? तो पेटीएम ने आप लोग को कितना बड़ा चूना लगाया था। इसने आपसे पता कितने रुपए में लिया था? आपको पता है? एक्चुअली में जब ये आईपीओ आ रहा था ना, इसका इसका जब आईपीओ आ रहा था ना, कितने में आया था इसका आईपीओ जो भी आया था? इसने 205 रुपए। एक्चुअली में इस कंपनी की एक्चुअल वर्थ कितनी है? 205 रुपए की। कितनी की? 205 की एक्चुअल वर्थ है सर इसकी। और आज ये स्टॉक आपको एक्चुअली में 34% का रिटर्न देगा। और ये स्टॉक कितने का आया था बताना है? 205। ये स्टॉक, अब ये सोचो ये पैसा किसने कमाया होता? ये पैसा किसने कमाया होता भाई? सोचो, ये ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न। एक्चुअली में कंपनी ने 200 रुपए के भाव के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बुक वैल्यू वो प्रमोटर ने उठाया। कभी भी किसी कंपनी में पैसा लगाएं, स्टॉक में इन्वेस्ट भले ही पेटी में आज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर बुक वैल्यू पर शेयर देखो कि वो कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट तो चलो करती है, पर क्या तुम्हारे काम की? जैसे नायका है, नायका को देखो। नायका अपने कंपनी आई थी, नायका भी डूबा हुआ है, देखो सभी का आपको दिखेगा भाई, सभी बेटर चल रहे हैं,
सभी देखोगे भाई भाई बहुत बढ़िया चल रहा है यार नायका, बट अब देखोगे तो नायका भी गिरा है भाई 2022 में, बहुत गंदा गिरा है। अभी देखो नायका का पीवी रेशियो दिखना है कितना है, नायका का नायका का पीवी रेशियो देखना कितना है, 36, मतलब 36 गुना काइंड ऑफ मान के चलो, चलो उसका अर्निंग पर शेयर निकालो, मतलब पैसा बहुत है कंपनी पे, कंपनी का 5 रुपए देखो, 5 रुपए, और नायका को अगर मैं 5 रुपए से डिवाइड कर दूंगा 200 रुपए से, तो लगभग मेरे हिसाब से 40 रुपए के बराबर आएगा, और जो कि मेरे ख्याल से दिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे ऐसी कंपनी में, राइट, हाँ मुझे पता है नायका के लड़के मेकअप यूज करती हैं, इसका मुझे समझ में आ गया। देखिए कटरीना कैफ इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, इसने प्रमोशन करने के लिए शेयर्स ले लिए थे बाकी, बट एनीवे मैं आपको बताता हूँ पीवी रेशियो बहुत हाई है इसका। नहीं पैसा तो मैम बनेगा, पैसा बहुत है इनके पास, ये सोचो, ये शेयर एक्चुअली 5 रुपए का था, असलियत में 5 रुपए बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग है, और ये शेयर तुम्हें कितना 5,000 गुना, 5,000%। कभी भी किसी भी कंपनी का आईपीओ, भाई मैं बताता हूं पीवी रेशियो, मैं आइडल पीवी रेशियो की बात करूं ना, पीबी रेशियो जिसका हैवी है तो स्टॉक बढ़िया है, एक्चुअली में नाइका 5 रुपए तो अभी 176 का है सर, ये जब अच्छा है, कंपनी में पैसा है, ये मान के चलो कंपनी के पास क्या है, पैसा है, पर इसका मतलब ये नहीं है प्यारे, इसकी बैलेंस शीट को आपको जाके देखना पड़ेगा, पैसे इसने उठाया कहां से, उस कंपनी को उठाओगे तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से। यहाँ जब प्रमोटर, क्या आप देख पा रहे हैं प्रमोटर के पास में सबसे ज्यादा शेयर है, अभी भी कंपनी के पास में प्रमोटर का सबसे ज्यादा शेयर है, मतलब नायका आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम, क्योंकि जिस कंपनी के प्रमोटर अभी तक नहीं भागे हैं, और भले वो कंपनी नीचे गिरी है पर उसके प्रमोटर, मतलब जो कंपनी के असली मालिक हैं, जो स्टार्टिंग जिसने कंपनी, जैसे मान लो मैंने अभी कंपनी स्टार्ट करी, मैं कंपनी का प्रमोटर, द फर्स्ट ओनर ऑफ द कंपनी कॉल्ड प्रमोटर, तो अभी प्रमोटर भागे नहीं है सर, प्रमोटर वही है, जिस कंपनी के प्रमोटर नहीं होते, लाइक पेटीएम, अब पेटीएम के प्रमोटर देखने का मैनिपुलेटिव भी तो हो सकते हैं सर, आप हर 3 महीने में देखो ना, हर 3 महीने में से वेरीफाई करते रहो। अब पेटीएम की अगर आप बात करेंगे, पेटीएम में आप यहां से देखें, इस जगह से लेकर इस जगह तक पेटीएम ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया भाई, कभी प्रॉफिट नहीं कमाया पेटीएम, पेटीएम रो में लॉस में रहा। तो क्या मुझे टेक्निकल बेसिस पे, अगर चलो एक स्विंग उठा लो, क्या फंडामेंटल बेसिस पे मुझे पेटीएम को इन्वेस्ट करना चाहिए? दिमाग लगाओ और खुद सोचो, क्या मुझे पेटीएम में पिछले 3 क्वार्टर नहीं, पिछले 2 साल से पेटीएम ने एक कक्का नहीं कमाया, तो क्या मुझे पेटीएम में फंडामेंटली पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? आंसर इज नो। अब कोई भी कंपनी में आपसे नाम पूछूंगा उससे पहले प्रमोटर लिस्ट का था, मुझे बताइए क्या मेरे असली मालिकाना हक जिसके पास है प्रमोटर के पास, क्या उसके पास एक भी पैसा है? क्या मेरे पास एक भी पैसा है? इनफैक्ट लगा लो विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, जो इस कंपनी के प्रमोटर हुआ करते थे कभी, वो आज कंपनी के क्या है, पब्लिक ओनर में आ जाते, इट्स पब्लिक, इट्स नॉट अ प्रमोटर, तो प्रमोटर भी नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया, मतलब प्रमोटर ने कंपनी ऑलमोस्ट सारी बेच दी है। अब आईटीसी देख लो, आई, ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है। अब आईटीसी देखो, आईटीसी कितना चल रहा है, आईटीसी कितना चल रहा है, इट्स परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी 7 गुना ऊपर है अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, सही चल रहा है आईटीसी, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। आईटीसी का आज का शेयर कितना प्राइस है, 436 रुपए का, ठीक है, वो अलग है। अब आईटीसी देखो, क्या आईटीसी हर महीने लगातार प्रॉफिट दिखाती जा रही है? ये देखिए, हर महीने प्रॉफिट दिखाती जा रही है, ध्यान से। और क्या कंपनी कंपनी क्या आप लोग को रिटर्न दे पा रही? ईपीएस का मतलब है कितना शेयर, पर शेयर पे कितना पैसा दे रही कंपनी, ज्यादा पैसा दे पा रही है? नहीं। कंपनी स्टेबल है, क्या है, स्टेबल ग्रोथ, क्या है, स्टेबल ग्रोथ, क्या है दोस्तों, इट्स अ वेरी स्टेबल ग्रोथ। अब एक और चीज, ये है इकलौता, किसकी बात कर रहे हैं, आईटीसी। अब आईटीसी इकलौती कंपनी तो नहीं है,
उसके अंदर कितनी सारी कंपनी आती है। अब ये स्टैंड अलोन पे भी इतना है, मतलब कंसोलिडेटेड, मतलब सभी कंपनी मिलाकर के इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। आप इधर आ जाओ। अब आप इसके प्रमोटर की साइड जाओ। क्या इसके प्रमोटर के पास में कोई भी पैसा है? क्या इसके प्रमोटर के पास कोई भी पैसा है आईटीसी के पास? बताओ, क्या आईटीसी के पास में कोई भी पैसा है? जो इसके असलियत में मालिकाना हक है, नहीं है ना? तो आप तो बोलोगे रे भाई इसे तो कंपनी बेच दी। पर दोस्त, जिसने पैसा लगा रखा है उस कंपनी का नाम पढ़ो तो सही बार, LIC। और आपका तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड। आप समझ रहे हैं, इस कंपनी का बहुत मोटा शेयर किसके पास में, ये आपको सोचना चाहिए। अब पेटीएम भी दोबारा दिखा देता हूं, ध्यान रखना। इस कंपनी के अधिकतर, अधिकतर, आई रिपीट, अधिकतर कौन कौन है? कौन कौन है? गवर्नमेंट। कौन है? आप देखिए नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आईटीसी में अधिकतर सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की। अब है ना गोल्डमैन सैक, ठीक है, ट्रस्ट, LI, ठीक है। आपको बहुत सारी कंपनी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की भी इन्वेस्टमेंट है इसमें, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास। LIC 15-20%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आईटीसी बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं पेटीएम का एक शेयर दिखा दूं दोबारा, पेटीएम देखिएगा, पेटीएम के अंदर में ऐसा नहीं होता कि भाई उस कंपनी के पास में अच्छे कंपनी वो नहीं है तो स्टेबल ग्रोथ है, आईटीसी में लगाओगे तो आने वाले काफी साल तक रोना नहीं पड़ेगा। अब जैसे पेटीएम की बात करूं, पेटीएम ने कोई पहले तो प्रॉफिट ही नहीं दिया है तो कोई रुकने वाला नहीं, बट फिर भी पेटीएम देखो, आ, कंपनी का नाम पढ़ो, क्या नाम है कंपनी का? आप समझ रहे कंपनी का नाम? मॉरिशियस कंपनी लिमिटेड, 10% मॉरिशियस फंड्स। समझ रहे मतलब, आप ये देख रहे कोई भी मेजर कंपनी नहीं जिसने पैसा डाला, एक्चुअली में कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं है जिसने इसमें पैसा डाला। मॉर्गन स्टैनली ना मात्र, ना मात्र इसके पास में, ठीक। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ठीक है। गोल्डमैन सैक सिंगापुर, विजय शेखर म्यूचुअल फंड्स निपॉन इंडिया, इन सभी ने बहुत मोटा पैसा गवाया होगा, पक्की बात है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स वाले दिख रहे हैं नीचे वाले, जितने भी म्यूचुअल फंड्स वाले, इन्होंने बहुत अच्छा पैसा लगा रखा है। अब ये लगाएंगे ना 9%, 4%, बोल, याद सुना है तुमने, मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा कुछ करके आपने कभी नाम सुना होगा। तो कंपनी इसलिए लिखती है कि हमारे से अनजाने जाने में कभी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाए तो इस तरह। तो समझ में आ गया पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर पीवी रेशियो बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत आती है, पीवी रेशियो बहुत कम है तो भी दिक्कत। अगर पीवी रेशियो 1 है तो दोस्त आज के टाइम पे वो स्टॉक काफी अच्छा है इन्वेस्ट करना, मैं मानता हूं उसको। अगर कभी भी पीवी रेशियो 1 है, 1 के पास में भी है, तो वो कंपनी एक्चुअली में असली कंसोलिडेशन फाउंडेशन में आ गई है। जैसे आईडिया है, अब तुमने आईडिया का नाम पूछा तो आईडिया बताता है, गुड आईडिया, राइट। मैं पी रेशियो दे देता हूं। अब मुझे बताओ क्या पीवी रेशियो, तो चलो ठीक है, -0.8, मतलब समझ रहे हो, कंपनी की 100 करोड़ की वैल्यूएशन, 100 करोड़ की वैल्यूएशन, 70 लाख का कर्जा, 70 मिलियन कर्जा, 30 मिलियन ये, राइट। तो मतलब आप मान के चलिए कि शायद हो सकता है कि उसमें कुछ मात्रा नहीं है। तो फिर भी एक बार कंपनी की रिपोर्ट्स देख लेते हैं। क्या आइडिया प्रॉफिट कर रही है? क्या आइडिया प्रॉफिट्स दिखा पा रही है अपने आप को? बताइए, क्या आइडिया कंपनी प्रॉफिट दिखा पा रही है अपने आप को? अपने आप को शो कर पा रही है कि वी आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम द सिंस 2022, 21, 23? आंसर इज नो, नहीं, राइट। इट्स नॉट स्टेबल कंपनी, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना रिस्की रहेगा। डाउन्स टू द यस आइडिया में आप प्रमोटर की तरफ से, प्रमोटर की होल्डिंग है, पर प्रमोटर कौन है ये पहले इसको भी देखिए, प्रमोटर कौन। हमें अगर रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सभी शेयर्स में खरीद रही है। आंसर इज, अब जैसे देखो, ये देख रहे हो, ये HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ये जो, जैसे मान लो आप, आपके दादाजी हैं, दादा के 2 बच्चे हो गए, अब
मतलब आपके फादर साहब, आपके चाचा जी, फिर आप दो हो गए, फिर उनके दो ही, तो हिंदू अनडिवाइडेड का मतलब है कि फैमिली के शेयर्स 1.5% की फैमिली ने दे, बाकी सारे बेच दिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आइडिया जैसे शेयर में पैसा लगा करके कोई मतलब खुद खुशी करने वाली बात है लॉन्ग टर्म। बाद में अगर इसका हुलिया चेंज होता है कभी, तो पक्का आप इसमें पैसा लगाने सोच सकते। यस बैंक, यस बैंक लिटरली एवरेज कंपनी, मतलब अगर आज आप पैसा लगाते हो पीवी रेशियो को देख करके, तो कल में कंपनी डूबने की कगार पे भी आ सकती है। क्यों बताओ? क्या कंपनी के पास ज्यादा पैसा है? क्या कंपनी ने एक्चुअली में कुछ ज्यादा अच्छा पैसा उठाया होगा, या भी एक्चुअल ग्रोथ है? अगर फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आज आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। अगर यस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं पीवी रेशियो को देखें, अब आ जाइए डाउन साइड। अब मैं अगर देखूं तो भैया बहुत ज्यादा मैं शौक हूं इस बात को लेके कि कंटिन्यूली कंटिन्यूली यस बैंक अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाता जा रहा है। ये देखिए, कंटिन्यूली यस बैंक अपने प्रॉफिट्स को साइमल्टेनियसली बढ़ाता जा रहा है। देख रहे हैं आप, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, और अर्निंग पर शेयर भी एक सही दे रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, पीवी रेशियो भी स्टेबल है, ऑलमोस्ट 1 पे है, प्रॉफिट्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, हर क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर 2, ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिंग होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। प्रमोटर ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे, प्रमोटर नहीं है, एज वी नो दैट प्रमोटर नहीं है इसका, राइट? प्रमोटर नहीं है इसका। क्यों नहीं है प्रमोटर बताइए? क्योंकि इसके सारे प्रमोटर बेच के भाग गए थे। ठीक है, प्रमोटर बेच के भाग गए थे, तो इसको बचाया हुआ है किसी ने। अगर किसी ने बचाया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे कभी बेच सकती है यस बैंक, अगर वो बेच देगी तो यस बैंक जीरो हो सकता है, और वो नहीं चाहेगा। और एल के बेसिकली सब अकाउंट्स है, उन्होंने भी इसको खरीदा है। आप देख सकते हैं सभी बैंक्स ने इसको बचाया हुआ है। जिस दिन अपना हाथ ये बैंक हटा लेंगे उस दिन एक स्टॉक जीरो हो जाएगा। तो मतलब अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आप यस बैंक में आज लगाते हैं, तो दैट विल बी अ वे वे बैक टू बी वेरी डिफिकल्ट। आप इसके अंदर पैसा आज लगाते हैं, देखिए कंपनी पिछले 2 साल से प्रॉफिटेबल दिखा रही है अपने, रिपोर्ट्स जो दिखा रही है पिछले 2 साल से। देखिए अब 2021 से कंटिन्यूली 2021 सितंबर से प्रॉफिट ही शेयर किया है इकलौता यस बैंक। अगर मैं कंसोलिडेशन चला जाऊं, कंसोलिडेटेड, तो भी सेम यही प्रकार का। तो यस बैंक ने नो डाउट पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो कि लगभग 200% की रिटर्न आती है। जब से इसका रिपोर्ट आप देख रहे हैं तो 2 साल से अच्छी रिपोर्ट। और अभी भी देखा जाए, यस बैंक अगर खरीदने की तुम सोच भी रहे, तो मेरे हिसाब से यस बैंक खरीदने में कोई दिक्कत वाली बात मुझे खड़ी होती नहीं दिखती। क्योंकि 2021 में लॉस, फिर अचानक से प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, मतलब ग्रेजुअली प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ा है, देखो 900, 700, 700, 68, 836, 1024, 1286, राइट? तो बढ़ता जा रहा है। तो आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। अब मैं तुम्हें बस बताया, अब एक दिव्यानी देख लेता, बाकी तुम खुद देख लेना यार, सारी चीजों को तुम देख लेना। तुम्हें पढ़ाया किस ले रहा हूँ? अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझाने। लॉन्ग टर्म में देखो, प्रमोटर होल्डिंग जीरो कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें ये देखो कि प्रमोटर होल्डिंग जो है, प्रमोटर जो होल्डिंग है दोस्त, वो होल्डिंग अब किसके नाम पे है? गवर्नमेंट इंडिया की है या बड़ी कंपनी के पास है? ये देखो पहले दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड पे आओ। अब इसका आगे बताओ, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड एक तरीके से 13.6, मतलब अगर आपको बोलूं तो एक तरीके से इसके पास पैसा है, अच्छा पैसा उठाया हुआ है। अगर कल में क्राइसिस आता है तो उस पैसे को वो मतलब एडजस्ट कर सकते। नाउ कम टू डाउन। अब पहले हम देखते हैं पिछले हर एक क्वार्टर का। अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ दिव्यानी इंटरनेशनल, तो आप देख पाएंगे 40, 53, 54। तो क्या मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि जो मेरा नेट प्रॉफिट्स है दिव्यानी इंटरनेशनल्स का, क्या वो स्टेबल है? क्या स्टेबल है दोस्तों? अगर मैं जहां तक देखूं वहां गिरता ही जा रहा है, दिव्यानी इंटरनेशनल का प्रॉफिट्स गिरता ही जा रहा है। क्या मुझे लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए? देखिए मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, स्विंग में तो आप टेक्निकल यूज कर लो दोस्त। आप देख रहे हैं कंटिन्यूली आप लो 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 पे जा रहे हैं, तो ये ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे, नंबर 1।
इसने अपने दर्शकों, अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न भी नहीं दिया, देख रहे हो, इसने अपने इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न भी नहीं दिया, पॉइंट्स में ही रिटर्न्स दिया है, ज्यादा रिटर्न्स आपको दिया भी नहीं, कम डाउन विद दिस। प्रमोटर, भाई प्रमोटर दबा के इनके पास है, प्रमोटर की कोई कमी नहीं है। ये कंपनी का नाम देख रहे हो, ये कंपनी का नाम देख रहे हो, जिसमें भी ये दो कंपनी इन्वेस्ट करती है ना, समझ लिया अगर वो कंपनी थोड़ी सी, आप समझ लॉन्ग टर्म मुश्किल है। मॉरिशियस से कोई भी कंपनी अगर इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो समझ लेना वो सिर्फ ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक करने में, ठीक है। 2.9% का स्टॉक है और बाकी आरजे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास इसके सारे स्टॉक्स हैं। बट मैं आपको बोलूंगा जितनी भी कंपनी आप देख रहे हैं, मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये दोनों कंपनी जो भी आपको दिख रही है, दोनों की दोनों कंपनी आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। जिसमें मॉरिशस का इन्वेस्टमेंट और इस प्रकार का, तो प्लीज इसमें होल्डिंग बढ़ाने की जरूरत है। अब दिव्यानी इंटरनेशनल पे आपने भी तो लिया था सर, मैंने बोला ना मैं इन्वेस्टमेंट जो देख रहा हूं ये आपको धोखा, यस। अब मैंने जो दिव्यानी इंटरनेशनल खरीदा था वो किस लिए खरीदा था बताओ, वो मैं स्विंग की बात कर, वी आर टॉकिंग अबाउट स्विंग, नॉट वेरी मच, ओके। अब जैसे जय प्रकाश पावर, जय कुमार, राइट, अब जय कुमार इंफ्रा आप देखेंगे तो ये स्टॉक मैंने लिया था, पहली बात तो उसका पीवी रेशियो बहुत ही परफेक्ट है, ₹2। जब मैंने लिया था ना इसका पीवी रेशियो 1 के आसपास था जब मैंने इसको लिया था, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इस कंपनी को देखो भाई, इस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट्स की छड़ियां दिखा दी, 116, 150, मतलब कंटिन्यू प्रॉफिट शेयर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने मुझे रिटर्न्स भी दिए हर शेयर पे 5, 7, 8, आप देखते जाओ, हर क्वार्टर में इसने मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न दिया ही दिया, बैठी नहीं है। जैसे जय कुमार इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा दोस्त, लास्ट ईयर मैंने आपसे बात भी करी थी, ये ऑलमोस्ट इस कंसोलिडेशन की बात 2023 के अंदर जब हमने जय कुमार इंफ्रा 200-250 के आसपास हमने बात की थी, ये ना, ठीक है। उसके बाद से कंटिन्यू अच्छे रिटर्न्स हमें प्रोवाइड किए भी, ठीक है। और रही बात प्रमोटर होल्डिंग्स पे, प्रमोटर्स क्या भरपूर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और प्लस में जितनी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आप देख लीजिए। मैं तुम्हें सिखाने आया तो मेरे से पूछ रहे हो स्विंग पे टेक्निकल कैसे करेंगे सर, अभी आ रहे हैं ना, एक मिनट रुको तो सही। श्री रेणुका शुगर, मैंने स्टॉक की होल्डिंग बढ़ाई हुई है, अभी बढ़ाई है थोड़ी सी होल्डिंग, मैंने स्विंग पे लिया है, बाकी तो मैं 3% का थोड़ा लॉस दे रहा है, खैर वो बाकी टारगेट कैसे निकालते सर, आ रहा हूं भाई, मैं नहीं जा रहा कहीं भागा। प्राइस बुक रेशियो 10-10, बहुत ही ज्यादा पैसा नहीं है पास में, हमसे लेंगे। इसने कंटिन्यूली प्रॉफिट शेयर नहीं, प्रॉफिट्स इसने बिल्कुल नहीं दिखाए, मुझे ज्यादा रिटर्न इसने दिया भी नहीं। अब मैं श्री रेणुका शुगर्स की बात कर लेता हूं, श्री रेणुका शुगर ने मुझे काफी सालों से कोई रिटर्न नहीं दिया, ये 2021 से बड़ा जरूर है, दिस इज मैनिपुलेटेड शेयर्स इन दैट केस। और इसके अंदर में आपके प्रमोटर होल्डिंग कितनी बेची प्रमोटर होल्डिंग क्यों ना, बाकी इसके ऑन एन एवरेज इसने रिटर्न नहीं दिया। ये जो स्टॉक उठा है ना, इन स्टॉक के टाइम पे जब अर्निंग आई वो बढ़िया नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है फंडामेंटल बेसिस, ये होता है फंडामेंटल बेसिस। अब दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, पीई रेशियो को मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा, पी रेशियो को मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा, क्योंकि इस वीक देखो अपने पास इलेक्शन है, अभी इन्वेस्ट कर नहीं सकते, सारे स्टॉक बहुत महंगे, तो पी रेशियो में नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको टेक्निकल बता देता हूं, मैंने एक टर्म पढ़ाया आपको आज कि पीबी रेशियो से कैसे देखते हैं, पी रेशियो को नेक्स्ट टाइम बताऊं, ठीक है। अब मैं आपको स्विंग बता देता हूं। स्विंग में दोस्तों ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों हमारे को ये पता होना चाहिए कि मुझे अपना पैसा कितने टाइम तक के लिए रोकना है। मान लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, परसेंटेज 4%, 5, 10%, क्लियर है, क्लियर है, उसे स्विंग कहते हैं। यहां फंडामेंटल्स नहीं देखते, क्लियर है। अब मैं इन्वेस्ट करता कैसा हूं, अब ये समझ लीजिए। अब मैंने जितने भी स्टॉक आपके सामने देख ले, मैंने एल्फ इंडिया को उठाया। अब एल्फ इंडिया मैंने क्यों उठाया, दिखाऊं चार्ट। अब मैंने इसे स्विंग पे उठाया, मैंने कोई भी लॉन्ग टर्म पे नहीं उठाया हुआ। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लॉन्ग टर्म उठाया,
आईटी के जितने आपको स्टॉक दिख रहे हैं मैंने लॉन्ग टर्म के लिए उठाए हुए, पेटीएम, नाइका, विप्रो, इन्फोसिस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एचसीएल, एल्फ इंडिया, इन सभी को मैंने लॉन्ग टर्म उठाया और बाकी सारे स्विंग पे। अब देख लो 17%, 12%, 11%, अब इन स्टॉक में मुझे अच्छा रिटर्न दिया, बाकी छोटे छोटे स्टॉक है जो मुझे लॉस हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ मैंने आपको एल्फ इंडिया मैंने क्यों आपके साथ, राइट सर, स्टॉक ऑफ किस प्राइस, वो पी रेशियो में पता चलेगा सर नेक्स्ट वीक। आप मुझे बताइए मैंने एल्फ इंडिया को क्यों खरीदा, एल्फ इंडिया को मैंने क्यों खरीदा, तो डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले मैंने एल्फ इंडिया को समझने की कोशिश करी। मेरे माइंड में होता है सबसे पहले दोस्तों, जब भी मैं पैसा लगाता हूं मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूं, कोई भी स्टॉक होता है मैं उसे देखता हूं कि जिसने पिछले 3-4-2 साल के अंदर में कोई बड़ा मूव नहीं दिया, मतलब मान लीजिए वो सिर्फ 40% की रेंज में रहा। 40% समझते हो, मतलब मान लो उसने एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया और उसी के अंदर चल रहा है। 40-35% का रेंज उससे रहा और वो उसी रेंज के अंदर में कम से कम 2-3 साल बिता रहा है। तो वो मेरे लिए जब भी सेटअप बनाएगा तो मुझे कम से कम इसका 1/4 पार्ट हर स्विंग पे देगा। और अगर कभी कभार अगर वो लंबा ब्रेकआउट करने की मूड में तो मुझे और भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब मुझे एक बार 40 का 1/4 पार्ट कितना होता है दोस्तों बताओ, 40 का 1/4 पार्ट कितना होता है, ऑलमोस्ट 10%। तो ये मेरे लिए स्विंग के लिए बेटर। तो वीकली मेरे को समझ में आ गया। अब चलो इधर, अब मुझे इन्वेस्ट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में मैं इधर खड़ा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं अभी बोल दूं कि नहीं यार मैं तो ना यहां खरीदता, अब जब मैं इसको यहां खरीदने वाला हूँ, मान लो यहां भी प्राइस होगा तो मैं पहले ही देखूंगा 2 साल 3 साल का मोमेंटम कैसा है। देखो स्विंग खरीदना है मुझे, 3 महीने 2 महीने चलेगा मेरा स्विंग, वीकली टाइम फ्रेम एक तरीके का, तो मुझे तो लंबा ही बैठना है इसके अंदर में, कम से कम 10-20-25% के रिटर्न के लिए। क्योंकि जब मुझे पता है कि वो स्टॉक आज के आज तो ब्रेकआउट करके और नहीं जाएगा, पर अगर जाएगा मैं कैसे उसमें बना रह सकता हूँ वो भी आपको सब बताऊंगा। अब मान लो मैंने मान लिया कि मुझे यहाँ बाय करना, मेरा प्राइस भी है, फिर बाकी ऊपर चला गया। अब मेरे माइंड में ना वीकली टाइम फ्रेम ये रहता है कि मेजर हाइस नहीं ब्रेक, मान लो मेजर हाई ब्रेक होके चले गए तो मेरा वीक मतलब मेरे टारगेट असली हट जाएंगे। अभी वापस तोड़ के नीचे आ गए, अबे लो पे मैं इन लोस को ना छोटे छोटे लोस को मार्क करके रखता हूँ जो मेजर हाइज एंड लोस होते हैं, काइंड ऑफ आप कह सकते हो स्विंग पॉइंट। पढ़ाया था ना आप लोगों को मैंने स्विंग पॉइंट, बीएसएल सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, मैं वीकली टाइम फ्रेम मार्क कर रहा था कि जब भी उस लेवल के पास आएगा तो मुझे कुछ क्वांटिटी से खरीदना ही खरीदना, छोड़ना नहीं, सो दैट वो वहां के नीचे कुछ स्टॉप लॉस उड़ाएगा, कुछ एंट्री होगी, कुछ बड़ा आदमी खरीदने की कोशिश करे ना करे अलग है, बट अपने माइंड में रखने की जरूरत रखें। जैसे मैं वर्लपूल का आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया स्टॉक है, पहले लॉस दिया और फिर जबरदस्त प्रॉफिट। एल्फ इंडिया को मैंने यहां से नीचे से क्यों खरीदा, आप जस्ट देखो, मुझे एक बात बताइए, स्टॉक को खरीदना ही, हम क्या स्टॉक को खरीदने के लिए बैठे हैं, बाय करने के लिए बैठे हैं, सेल के लिए? हम स्विंग किस में करने वाले, बाय में, सेल में? मुझे बताइए क्या हम स्विंग बाइंग में करेंगे, सेल में करेंगे? ऑफ कोर्स ये बात है, स्टॉक खरीदने वाला तो बाय में करूंगा, सेल में तो नहीं करूंगा, सही बोल रहा हूँ, बाय में करूंगा। तो मुझे सिर्फ हाइयर हाई देखना है, सिंपल वीकली टाइम फ्रेम मुझे ये मिल गया, हाई एंड हाई। तो क्या मैं वीकली में डायरेक्टली बाय कर लूं दोस्तों, क्या मैं वीकली में डायरेक्टली बाय कर लूं? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या मैं डायरेक्टली बाय कर सकता हूं? आंसर इज नो। ये तो अपने में दिमाग है, डायरेक्टली बाय करने का कोई सवाल नहीं होता। अब बट मैं वीकली में कुछ डिमांड या कुछ सप्लाई या कुछ ऑर्डर ब्लॉक, मुझे एक बात बताओ, सप्लाई डिमांड हम बड़े टाइम फ्रेम में वीकली में, मान लो अगर मैं एनालाइज कर रहा हूं डेली टाइम फ्रेम में और मुझे कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम का चाहिए, तो मुझे एक बात बताइए क्या मैं वीकली टाइम फ्रेम में डिमांड सप्लाई मार्क कर सकता हूं? बताओ 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 बताओ। अब ये मत बोलना रे भाई आपने पढ़ाया नहीं चीज, बड़े टाइम फ्रेम में क्या मैं सप्लाई डिमांड मार्क कर सकता हूं? मैं 5 मिनट में स्ट्रक्चर मैप किया है, तो क्या मैं 1 घंटे के अंदर, क्या मैं 4 घंटे के अंदर में डिमांड सप्लाई मार्क कर सकता? मैं ये पूछ, बता दो। नहीं कर सकता ना। हम 4 घंटे में क्या क्या मार्क करते हैं फिर? जब हम इतने बड़े टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो हम क्या मार्क करते हैं? फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक और बीपीआर और पीवाई, ये 3 चीजें मार्क करते हैं दोस्तों, उसके अलावा तो नहीं करते। तो क्या मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जिसने मेरा लास्ट लोज लिए, एक सिंगल कैंडल लो लिए, तो अब मेरे पास ये पूरा कैंडल है जहां से अगर ये वापस आता है तो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। अब ये मेरे माइंड में आ गया, ये मेरे बहुत बड़ा लेवल है।
अब मैं आ जाऊंगा डेली टाइम। अब डेली टाइम फ्रेम में को डायरेक्टली खरीदना है क्या बताओ? डेली टाइम फ्रेम में हम क्या यूज कर सकते हैं बताइए दोस्तों। अगर मुझे एंट्री लेनी है तो दो तरीके से एंट्री ले सकता हूं मैं, कैसे कैसे बताओ? सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप देख लो, लिक्विडिटी ग्रैब देख लो, या मान लीजिए कोई फेयर वैल्यू, कोई डिमांड हो, कोई सप्लाई हो, वो देख लो। तो अपने को क्या मिला था बॉटम पर देखिए, लिक्विडिटी स्वीप मिल गया, लिक्विडिटी स्वीप मिल गया। ये बाइस देख लो, सही बात है, बाइस देख लो, क्लियर हो गया, आ गया। लिक्विडिटी स्वीप के बाद आप यहाँ इस जगह इस कैंडल के अंदर में या इस कैंडल के बाद में कभी भी इसके आसपास है, खरीद लो, खरीदा, एंट्री मारी, लेट्स गो। अब ये स्टॉक आपको डेली मिलेंगे, आंसर इज नो। आपके पास महीने में 3 महीने में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो स्टॉक्स में, आराम से आपको रिटर्न मिलेगा। अब मैं अपने पोर्टफोलियो में देखा तो मेरे एवरेज प्राइस क्या है, मैंने 1094 खरीदा कुछ, 1094। अब मैंने बहुत ऊपर खरीदा क्योंकि मेरी एवरेज प्राइस शिफ्ट हुई है। मेरी एक्चुअल प्राइस दोस्तों 1064 की है। मैंने और इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी 5000, फिर 5-5 करके ऊपर ले गया था क्योंकि ये स्टॉक अच्छा चल रहा, ठीक है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी इधर है। अब क्यों है? क्योंकि मेरा उस टाइम पे ध्यान ही नहीं गया हेल्प इंडिया मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। तो मैंने फिर हाल ही के अंदर में आपका इस जगह पे अप्रैल के टाइम पे, बीच में अप्रैल 16-17 का इसमें जब ये कैंडल बनी थी ना दोबारा। अब मुझे बताओ ये कैसा मूव है, ये किस प्रकार का मूव है बताओ मेरे को फटाफट। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन साइडेड मूव, सिंगल साइड फेक मूव। तो अब ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? एचएफटी पैटर्न 1, समझ में आया? दिस इज हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर मनी फॉर द 3 to 1। अब मैंने अप्रैल में लगाया, अब मैं कहां तक निकालूंगा? अब मेरा टारगेट है ये, मैं टारगेट रखता हूं कभी मुझे 20% अगर मुझे मिल जाएगा, मैं एल्फ इंडिया, खुशी खुशी एल्फ इंडिया का जो भी पैसा बनेगा ना, उस पैसे का 50% पैसा बुक कर लूंगा, मतलब लगभग 11,000 रुपए बुक कर लूंगा विद प्रॉफिट्स। और उस पैसे को उठा के मैं किसी और स्टॉक में लगा दूंगा। मेरा इस स्टॉक मैंने अपना आराम से, और इस स्टॉक को चलने दूंगा। अगर अब मेरी किस्मत अच्छी हुई तो भाई ऑल टाइम हाई चला जाएगा, कॉस्ट पे आ गया, नीचे आ गया, कभी मौका मिलेगा तो एवरेज कर लेंगे, या कॉस्ट पे स्टॉप लगा के छोड़ दूंगा। और अगर ऐसा नहीं और वे 5-6 हजार निकल गया तो अपने पास वही वाली बात है कि मेरे दादाजी ने इतना खरीदा हुआ था। राइट। अब जैसे मैं दूसरा स्टॉक बताता हूँ, अशोक लेलैंड। अब अशोक लेलैंड मैंने क्यों खरीदा? देखिए मैं वो प्रॉफिट से निकाल रहा हूँ जो मेरे को सिर्फ प्रॉफिट से दिए, मैं लॉस में दिखाऊं। अब अशोक लेलैंड क्यों लिया मैंने? सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेरा क्या रूल होता है दोस्तों, मैं पहले देखता हूँ जिस स्टॉक को मैं खरीदने वाला, एटलीस्ट 1 साल 2 साल 3 साल एक जगह पे 40% की रेंज होनी चाहिए। अब जैसे बॉटम से लो तक आया है, ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट का मोमेंटम। अब ये स्टॉक को मैंने जो लिया था वो मैंने सभी को दिया भी था। अब इस स्टॉक को मैं बोलने के लिए कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू अपने पास है, यहाँ से मुझे खरीदना था, पर मैंने फिर भी यहाँ खरीदा था क्योंकि मैं उससे पहले एक बार एक स्विंग में पहले पैसा कमा चुका था। तो यहाँ मैं खरीदा नहीं क्योंकि मेरे पास में टाइम था, बट मेरे को लगा कहीं स्टॉक मार्केट गिरना चाहिए, बट मैंने हिम्मत लगा के थोड़ा सा खरीदा इधर। ये देख सकते हो एक सिंगल कैंडल, यहाँ पे एक फ्लिप जोन बन गया, फ्लिप पे अपनी ने एंट्री मारी। अब प्राइस भी चेक कर लो, मेरा 179 का प्राइस है, तो एग्जैक्ट 179 इसी जगह पर, इसी के अंदर अंदर एवरेज प्राइस। तो हमने इधर से, अब मेरा टारगेट फिबोनाची एक्सटेंशन से लगा के मैंने 200, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई तोड़ा है तो 50% तो रिटर्न बनता ही है। अब जैसे बीसीएल इंडस्ट्री मैंने क्यों लिया, अब इसका रीजन बताता हूँ। इंडस्ट्री लिमिटेड, अब ये स्टॉक मैंने क्यों लिया? अब ये स्टॉक मैंने जानबूझ के बताता हूँ, जानबूझ के लिया। अब ये स्टॉक के अंदर में मेरे को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। अब ये स्टॉक है कितना बड़ा, इसकी मूव देख रहे हो, स्टॉक कितना बड़ा, ऑलमोस्ट 50% की मूव इकट्ठी देते हैं। तो ये 15-20 मिनट सिर्फ मैंने जस्ट अपने लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी जानबूझ के, क्योंकि अगर यहां से थोड़ा सा पुल बैक, वैसे गिरना भी होगा तो ये पुल बैक तो लेगा ना, क्या फील कर रहे हो, जस्ट इसमें जैसे स्पेकुलेटिव कुछ स्टॉक जो मेरे पास, जैसे कोरोमंडल, बायोकॉन। अब मैंने एक बात बताओ, तुम्हें एक स्टॉक दूं, ट्रैक करोगे, चाहो तो इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, आईएक्स, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने आईएक्स में पैसा किया, राइट। आईएक्स बताओ मेरे को, आईएक्स वन साइड मूव है, वन साइड मूव है, देख लो ध्यान से देख लो। इसने, इस कैंडल ने क्या किया मेरे को बताओ, सभी से बताओ मुझे, इस कैंडल ने क्या किया? This candle taken out all these stop loss and IX and now making IRIX एक straight fall। पढ़ाया ना हमको HFT पैटर्न 3 पढ़ाया था मैंने,
ऐसे 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 ऐसे, और एक बार ऊपर जाएगा, छोड़ो चलो, नीचे आया, फिर ऐसे 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 ऐसे, हमें लगेगा अब ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, और झटके से डंप कर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये पढ़ा हुआ है, ऐसे मत बोलो। ये अचानक से गिरने वाला फॉल, मतलब ये डबल HFT पैटर्न 2 में 1 में ही आता, डबल डबल साइड। देखो, फर्स्ट टाइम गिरा, I rise, I rise, like taken out the times, right? Then dump, then I rise, I rise. क्लियर है? सर जो बैच वाइज आप बोल रहे हो ना क्लास में, मैंने बैच वाइज ही क्लास ले रहा हूँ। बैच 1 से बैच 4 सेम टॉपिक चल रहा है। बैच 5 के अंदर में सिर्फ वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दोबारा एकदम बेसिक से। सिर्फ मैंने वीडियो दी है, थोड़ा गो थ्रू कर पे तो दोबारा करें, इसलिए मैं, क्योंकि देखो इंडियन मार्केट फंडामेंटल सबने पढ़ा हुआ है तो साथ में कर लेंगे इसलिए। लेकिन आप इतने सारे स्टॉक में उनको कैसे उठाते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी जैसे हफ्ते में बैठूंगा, मुझे पता है एक स्टॉक एक हफ्ते में कितना उठ जाएगा, बताओ। एक हफ्ते में एक स्टॉक 10% उठ गया तो मैं नहीं लेता। अब जैसे मैंने अपने माइंड में एक स्टॉक अपने लिए बनाया हुआ है, जैसे मैंने हाल ही में एक स्टॉक खरीदा है, टीवी टीवी मोटर्स, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। अब क्यों खरीदा है? अब टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को आप देखोगे, देखो कितने साल, भाई टीवी 18 ब्रॉडकास्ट काफी साल से इसी रेंज में चल रहा है, देख रहे हो, इसी रेंज के अंदर चल रहे हैं। अब ये स्टॉक कितना लो से कितना, एवरेजली यही लो पड़ता है इसका, ऑलमोस्ट 163 पॉइंट्स का मूव है, तो इसको 4 से डायरेक्ट 40%, अब 40% का मूव मैं ले सकता हूँ। अब मेरे पास टीवी 18 आया कहाँ है? टीवी 18 मेरे पास बहुत ही अच्छे एक एरिया पे आया, मैंने आकर ही लिया टीवी 18 को, काम खत्म। अब ये यहाँ से कम 42 से उठ करके 52 तो जाएगा गिरने से पहले। अब 42 से 52 तक भी चला जाता है दोस्त, तो मुझे कितना रिटर्न देती है? 21%। मैं खुश हूँ। मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठा ही, देखो मैं लॉन्ग टर्म में नहीं बैठा हूँ चलो, जिसमें लॉन्ग टर्म में बैठा हूँ लाइक नायका, नायका में बहुत लॉन्ग टर्म में बैठा हूँ। अभी देखो नायका कैसे चल रही है बताओ, तुम खुद बता दो नायका की फॉर्मेशन कैसे। नायका अपना ये तीसरा चरण भी दूसरा चरण भी दे चुका है, फॉल देन आई राइज आई राइज आई राइज एंड देन फॉल देन आई राइज आई राइज आई राइज। अब मैं से पेटीएम की तरह, ओ पेटीएम गलत शेयर का नाम दे दिया, जोमेटो की तरह सोच चल रहा हूँ कि कम से कम एटलीस्ट मैं 340 380 400 तक रुकने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं नायका में ठीक स्टेबल करना है। ठीक है, this is how I repeat, this is how we are going to invest our money in the basis of swings, in the basis of this. ठीक है, आप किसी भी स्टॉक्स को, जैसे दिव्यानी इंटरनेशनल है, किसी ने बोला रवि भाई दिव्यानी इंटरनेशनल हमने क्यों लिया, देखो दिव्यानी इंटरनेशनल, इसको हटा दो, दिव्यानी इंटरनेशनल यहाँ क्या है दोस्तों, बताओ बताइए, यहाँ क्या है दिव्यानी इंटरनेशनल, खुद सोचो और दिमाग को बताओ। मैंने याद है आपको बताया था, किसी फेयर वैल्यू पे अगर इस प्रकार की इनसाइड कैंडल स्वीप बनाती बन जाए, स्वीप तरीके की कैंडल बन जाए आपके लिए, तो आप उस टाइम पे बाय कर सकते हैं। दिव्यानी ने आपको इधर ही बाय करते हुए आपको दिव्यानी ने कितना परसेंट, 10% का मूव दे दी, काम खत्म, आप एंजॉय करो, क्योंकि इसके अंदर में दिव्यानी ज्यादा बड़ा मूव देख भी रहा है, ऑलमोस्ट 54% का मूव है, 10% निकालोगे तो 11-12%, एक ट्रेड एक स्विंग में 12% से ज्यादा आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते दिव्यानी। फिर दोबारा मौका मिला आपको नीचे से, दोबारा स्वीप हुई कैंडल, ठीक है, इनसाइड क्लोज हुई, इसके बाद दोबारा आपको 10%, हर बार आपको 10-15% मिल जाता है। यस नीरज भाई, स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें? निफ्टी 200, निफ्टी 500 स्टॉक उठा लो बस। ओके, अब जैसे ये, अब एशियन पेंट्स है, मुझे बताओ एशियन पेंट्स, दिमाग लगा के बताओ, क्या एशियन पेंट्स 2021 से उठा है? क्या एशियन पेंट्स 2021 से उठा है? खुद दिमाग लगाओ, छोड़ दो सब, उठा है? नहीं उठा ना। कितनी बड़ी रेंज है एशियन पेंट्स, लगभग 28%, 28 डिवाइडेड बाई 4, 28 ले लो, 30 ले लो, 30 का आधा 15.5, 15 का आधा 7.5, 7.5% के मूव से ज्यादा मूव आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते स्विंग में। अब मेरे को ये अच्छा रीजन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई, बिल्कुल मिल रहा है, 7.5% इतना ही मूव मिलेगा। टीवी 18 में आपके ह्यूज क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं सर, कभी भी क्वांटिटी डायरेक्ट मत उठाओ। आपको पता है मैंने मेरा पोर्टफोलियो जब आपको लास्ट टाइम दिखाया था कितना था, शायद मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो 1,30,000 का था, है ना?
जब मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी, जब तुम्हारा हिसाब से 1,30,000 का मेरा पोर्टफोलियो था, आज ये पोर्टफोलियो कितना होगा देखना, 2 लाख। प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है, पर मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख करनी है, 6 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है साल खत्म होने से पहले पहले। तो जब भी मेरे को मेरे स्टॉक में डिप मिलता है या कोई स्टॉक गिरता है, मैं उसे नहीं छोड़ता। अभी कोटक बैंक गिरा था, झूठ नहीं बोल रहा, कोटक बैंक को मैंने अपने छोटे भाई के अकाउंट में खरीदा, ठीक है, 2 लाख का पोर्टफोलियो है, गिरते जिस दिन गिरा था उसी दिन खरीद लिया था मैंने कोटक। कोटक बैंक में इतनी बड़ी रेंज थी, 26% की रेंज थी, और 26% रेंज के अंदर जब गैप डाउन हुआ, इमीडिएटली इसी दिन खरीद ली थी, और अगले दिन एक साथ नहीं, 10,000 इधर लगाया तो 10,000 अगले दिन लगा देते। अब मेरा एवरेज मान के चलो 1,600 आ गया, लेट सपोज। अब मेरे को कितना रिटर्न दे दिया, 7%। मैं फिर ज्यादा कितना रिटर्न दे दूंगा, ज्यादा 1,725 के बजाय स्क्वायर करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कोटक बैंक कोई ज्यादा बड़ा रिटर्न दिया ही नहीं लास्ट काफी ईयर्स में। और हाँ, जो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा उसके बाद कॉस्ट पे अपनी आधी क्वांटिटी डाल के छोड़ दूंगा। अगर अच्छा मौका मिल गया तो 5-6 हजार चला जाएगा, नहीं जाएगा तो कॉस्ट पे निकाल देंगे। दिस इज हाउ यू मेक मनी इन इन्वेस्टिंग। आप अगर अगले 10 साल भी इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ना, और एक साथ मत डालो, राइट? कल निफ्टी स्पॉट चार्ट में 500 पॉइंट की कैंडल बनी थी, फ्यूचर में नहीं बनी सर, वो क्या था ना, मतलब कभी आपने किसी स्टॉक का नाम सुना है? जैसे एसबीआई आपने नाम सुना होगा, एसबीआई में नहीं होता है, काफी छोटे स्टॉक्स में होता है। आपने कल देखा होगा 5 मिनट के अंदर में एसबीआई में इतनी बड़ी कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट 6% की एक सिंगल कैंडल बनी। क्यों सर? ये जब ये होता है जब आपके स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होती, अचानक से ऑर्डर किसी भी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाता है। सैटरडे जनरली ट्रेडिंग कोई करता है क्या? नहीं करता ना। जैसे आप सेंसेक्स लें, बहुत कम वॉल्यूम, जब आप ऑप्शंस में भी देखोगे तो इसी प्रकार की बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, डॉट 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 टक डॉट डॉट डॉट। इसमें एसएल कट जाता होगा? नहीं। पहली बात, आप ओवरनाइट एसएल नहीं लगा सकते, तो फिर तो छोड़ दो, बात नहीं कर। बट हाँ, जो ओवरनाइट ओपन मार्केट ऑर्डर लेके गए होंगे ना, मतलब ओपन मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है मार्केट खुलते एग्जीक्यूट, जो बड़ा आदमी होगा वो शायद हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, उसने कुछ एंट्री पहले प्लेस करके रखी होगी, मार्केट आए तो एग्जीक्यूट हो जाए मेरा प्राइस, वो पॉसिबल है। बट उस जगह पे भाई बंदा होना चाहिए खड़ा, आठ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार निकालते हैं स्टॉक का एक्चुअली में कि भाई वो स्टॉक अच्छा है टेक्निकली किस तरीके से। तो चलो मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पॉज कर देता हूँ और एक दूसरी वीडियो बता देता हूँ। एक मैं फोरकास्ट बता दूँ, ठीक है?